नमस्कार। आकाशवाणी लखनऊ पर लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 की मेगा कवरेज लगातार जारी है और आप सुन रहे हैं किसकी जीत किसकी हार। इस वक्त के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 295 सीटों के साथ रुझानों में आगे चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीटों पर उसे बढ़त मिली हुई है। अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए को बढ़त मिली हुई है और जनता ने उसके प्रति विश्वास जताया है। तो आखिर क्या कुछ कारण रहा जिसके बाद एनडीए यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के साथ क्या कुछ यहां पर आज इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, यूपी में जिस तरह के नतीजे आए हैं, अगर 2019 की बात करें 64 सीटें बीजेपी को सहयोगियों के साथ मिली थी, लेकिन इस बार सपा उससे ज़्यादा सीटें रुझानों में लाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा उलटफेर अगर हम पूरे देश में देखें तो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है रुझानों में, आप देख सकते हो, और करीब 40 के लगभग उनकी सीटें इंडिया गठबंधन की जा रही हैं। कांग्रेस भी अच्छा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि पिछले बार उसकी 62 सीटें थी और एनडीए की उत्तर प्रदेश में 64 सीटें थीं, इस बार वो उससे काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तो यूपी में एक बीजेपी के लिए झटका है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी देश में मुझे लग रहा है, बाकी हिंदी भाषी जो बेल्ट है वहाँ पर बीजेपी ठीक कर रही है, और उत्तर प्रदेश में कम होने के कई कारण अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहे हैं, जिसमें कि एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश से जो भी केंद्रीय मंत्री थे उनमें राजनाथ जी को छोड़कर ज़्यादातर अभी पीछे चल रहे हैं, उनके हारने की संभावना पूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टिकट वितरण हुआ उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए कि क्या कई टिकट यहाँ पर काटने चाहिए थे, क्योंकि कैंडिडेट से नाराज़गी अब लगता है लोगों में थी जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक जो मुद्दा राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ दिया था कि संविधान संशोधन और आरक्षण ख़त्म कर देगी अगर बीजेपी आई, तो कहीं ना कहीं वो इसको लोगों तक, ख़ास तौर से उस वर्ग तक ले जाने में कामयाब रहे। और जो पीडीए था अखिलेश यादव का, वो भी थोड़ा काम करता दिख रहा है, और थोड़ा क्या ठीक ठाक काम करता दिख रहा है। तो बीजेपी जिस तरह से मेहनत बहुत की उत्तर प्रदेश में, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत की, मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो प्रत्याशियों की तरफ से जो बात होनी चाहिए थी, जो प्रयास होने चाहिए थे, कुछ कमी उसमें नज़र आ रही है, और वही परिलक्षित हो रहा है जो रुझान अभी तक आ रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। और पूरा काउंटिंग हो जाने दीजिए, और परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है, और कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम यूपी की बात कर रहे थे, लेकिन देश भर में हम देखें तो जहां मध्य प्रदेश और दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही, वहीं राजस्थान में उसके लिए झटका है, और साथ ही जिस तरह से प्रदर्शन की बात करें, बिहार में सहयोगियों को ज़्यादा सीटें मिलती नजर, ये अंतर क्यों दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे मोड़ पे हुआ है, और जाहिर सी बात है कि उसका असर ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी कैंपेनिंग की है, उस कैंपेनिंग के अंदर उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, जाहिर सी बात है कि हर पार्टियां अपनी बात रखती हैं, विपक्ष अपनी बात रखता है और सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, लेकिन उनकी बात रखने के बाद आम जनता ने उनकी बात को कैसे लिया। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो है पूरे देश के अंदर जो है कहा कि भाई राम मंदिर के बारे में, लाभार्थी समर्थकों के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, मुद्रा योजना के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में, और उन्होंने बताया कि सब जैसे खाद्यान्न योजना है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं की और आम जनता को बात बताने की कोशिश की। दूसरा, विपक्ष ने जो अपनी बात रखी कि साहब ऐसा है, संविधान, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी से जुड़े, अब इन जब बातों को रखा तो आम जनता यानी मतदाता ने उसको कैसे उठाया, तो जाहिर सी बात है मतदाताओं ने उसको अच्छे तरीके से उठा करके आज उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि जो दिखाया जा रहा है कि एनडीए है वो कम से कम जो है वो 295 सीट तक लगभग पहुंच रही है। तो हमें लगता है कि सरकार जो है वो एनडीए बनाएगी, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी
कि गैर कांग्रेसी जो है वो सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेंगे। तो ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए भी है कि तीसरी बार लगातार जो प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के, वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। बिल्कुल राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात की वीआईपी कैंडिडेट्स की बात की। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिणामों को देखें तो अभी तक के जो रुझान हैं उसमें चाहे खीरी से अजय मिश्र टेनी की बात कर लें, अमेठी से स्मृति ईरानी की बात कर लें, या फिर चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे की, या तो ये अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर इनका मार्जिन जो लीड का है वो काफ़ी कम है। ये अंतर क्यों दिख रहा है? ये परफॉर्मेंस में डाउनफॉल क्यों दिख रहा है आपको? बिल्कुल, इसका साफ मतलब है कि ये जो वीआईपी कैंडिडेट्स थे वो अपने क्षेत्र में सांसद बनने के बाद उन्हें जो काम करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया। और आप देखिए कि जनता बहुत समझदार है, वो इस तरह के किसी व्यक्ति को ज़्यादा पसंद नहीं करती है जो उनकी बात को ना सुने, जो उनकी बात पर या उनके यहाँ ध्यान ना दे। आप देखिए लखनऊ में भी कौशल किशोर, वो भी मुझे लगता है कि पीछे चल रहे थे थोड़ी देर पहले तक। तो ये दिखाता है साफ साफ कि जो नाराज़गी है उत्तर प्रदेश की जनता की वो कैंडिडेट्स के प्रति ज़्यादा है। और जो पहले मुझे लगता है जब चुनाव ये घोषित हुआ था तो उस वक्त इस तरह की बातें सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सारे वर्तमान सांसदों के टिकट काट देगी, लेकिन फिर उनकी पार्टी ने पता नहीं क्या सोचकर ये फैसला किया कि बहुत सारे टिकट बरकरार रखे जिनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वो उनका जीतना वहाँ से मुश्किल होगा, उनकी छवि वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट दिए गए और परिणाम आप देख रहे हैं, रुझानों में अभी दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी ही परिणाम घोषित हो जाएंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा बदलने वाली नहीं है। एक दूसरी बात और है कि एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की भी हो रही है। जिन जिन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को बड़े बड़े विभाग दिए गए हैं वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या प्रदर्शन है, और मुझे लगता है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये भी देखना पड़ेगा कि जो यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं जिन्हें अपने क्षेत्रों में कम से कम अपने जिले में तो काम करके ऐसी माहौल बनाना चाहिए था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत आसान होती है, तो वो नहीं दिख रही है। तो उस पर भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कुछ असर बीजेपी की आंतरिक राजनीति में, और कुछ सरकारों पर भी असर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल रिजवी सर, आपसे जानना चाहेंगे, 295 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करते हुए तो एनडीए गठबंधन दिख रहा है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, जहाँ पर ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी पर भारी नजर आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो मायावती ने भी अकेले लड़ने का फैसला किया, लेकिन खाता खोलने में भी अभी तक रुझानों में कामयाब नजर नहीं आ रही। तो ये अंतर क्यों दिख रहा है परिणाम? शैलन जी, इसमें ज़रा से वो है कि जैसे मायावती जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन करके उसकी समझिए अग्रज नेता है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बिल्कुल जो नेता का रोल होता है वो उन्होंने नेता का रोल नहीं अदा किया। और नेता का रोल अदा न करने की वजह से जो उनके वोटर्स हैं वो धीमे धीमे उनके वोटर छिटक गए और उनके वोटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है 2019 में बहुत अच्छी सीट लेकर के 303 सीट लेकर के आई थी। तो कहीं ना कहीं मायावती, वैसा तो नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि भाई 2014 में पार्लियामेंट में शून्य थी, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बहुजन समाज पार्टी के नहीं थे। लेकिन 2019 आया, 2019 में इन्होंने सपा और बसपा से गठबंधन किया। गठबंधन के बाद ये डबल डिजिट में चले गए, 10 इनके जो आ गए। मैं ये नहीं समझ पाया कि अब की ये ना कांग्रेस से इन्होंने समर्थन लिया, मतलब गठबंधन किया, ना सपा से गठबंधन किया, ना बीजेपी से गठबंधन किया। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां भी गठबंधन करती हैं, ऐसा नहीं, बीजेपी भी गठबंधन करती है लोगों से, कांग्रेस ने भी गठबंधन किया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गठबंधन ना करने की वजह से इनकी जो है स्थिति ये है कि इनका वोटर इनसे धीमे धीमे छटक रहा है। बिल्कुल, तमाम कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वाराणसी में काउंटिंग अभी कहां तक पहुंची है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए थे, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, वाराणसी में काउंटिंग अब तक 26 राउंड की हो चुकी है, कुल 23 राउंड की काउंटिंग होनी है और नरेंद्र मोदी 5,75,970 मत पाकर अभी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 1,50,857 मतों से अभी आगे चल रहे हैं उनसे। तो काउंटिंग की यही स्थिति चल रही है बनारस में और शांतिपूर्ण चल रही है। बिल्कुल मनीष, जो वाराणसी का परिणाम है वो आसपास के कई जिलों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आज ये जो परिणाम आ रहे हैं इसको लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? आप मतदान स्थलों पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चित सीट है और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पिछली बार 2019 के चुनाव में यहाँ पे 4,79,000 मतों से विजयी घोषित हुए थे और आज 26 राउंड की मतगणना हो चुकी है और उनकी जीत का मार्जिन 1,50,857 ही है, जबकि 26 राउंड की मतगणना हो चुकी है। तो ऐसे में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह कुछ कम दिख रहा है। हालांकि जश्न का दौर शुरू हो गया है, जीत होती है, लेकिन वो मार्जिन को लेके जितना दावा था वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये दावा था कि हम लोग प्रधानमंत्री को 10 लाख से ज्यादा मतों से विजयी करेंगे, लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज से उनके अरमानों पे थोड़ा धराशायी हुआ। लेकिन जो है इस समय जब काउंटिंग शुरू हुई तो इतनी कम मार्जिन की उम्मीद इन लोगों को नहीं थी। यही परिणाम है। बिल्कुल, मैं इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। राजकुमार सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस बार जो जीत है उसका अंतर काफी कम होता जा रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के भी नतीजों की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। हरियाणा में देखें तो कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया है। साथ ही अगर हम दक्षिण राज्यों में भी बात कर लें तो कर्नाटक में भले ही सहयोगियों के साथ और आंध्र प्रदेश में सहयोगियों के साथ एक अच्छी स्थिति में बीजेपी दिख रही है, लेकिन वहीं पर हम देखें तो दक्षिण के कई राज्यों में अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती रही। और साथ ही हम बात कर लें उड़ीसा की तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों? बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने करीब करीब पूरा देश कवर किया भी इस वक्तव्य में अपने। तो सबसे पहले हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो आपको याद हो कि किसान आंदोलन के बाद ये पहले से लग रहा था राजनीतिक विश्लेषकों को कि पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और हमें रुझानों में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लगता था कि बीजेपी इस बार थोड़ा और बेहतर कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग थी भारतीय जनता पार्टी की और ममता बनर्जी जी की, दोनों का आमना सामना था। पर रुझान हमें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी भारी पड़ रही हैं। उड़ीसा में भी हम यही देख रहे हैं। उड़ीसा में भी लग रहा था कि बीजेपी कुछ और बेहतर करेगी, उतना बेहतर नहीं कर पाई। करीब करीब पूरे देश में अगर हम देखें, पश्चिम में दक्षिण में, केरल में ज़रूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार एक सीट जीत सकती है, रुझानों में आगे है। बाकी स्थिति वही है करीब करीब कर्नाटक और तेलंगाना में। हाँ, बीजेपी को अगर कहीं फ़ायदा तो नहीं कहेंगे हम, जहाँ बीजेपी 2019 के अपने जो उसका परफॉर्मेंस थी उसको मेंटेन कर पाई है, वो राज्य मध्य प्रदेश है, वो राज्य दिल्ली है, वो राज्य उत्तराखंड है। ये जो हिंदी भाषी 3 राज्य हैं, ये बीजेपी को बहुत अच्छी राहत दे रहे हैं। जो जहां भी हम आज बीजेपी को अभी रुझानों में देख पा रहे हैं, एनडीए को देख पा रहे हैं, वो इन 3 राज्यों की बदौलत भी है। इसके अलावा राजस्थान में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और राजस्थान में भी सीटें ठीक ठाक हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। तो कोई पूरे देश में कहीं भी गेन भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है क्योंकि एनडीए 300 के करीब अभी पहुंच रहा है, लेकिन 300 का आंकड़ा नहीं छू पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 240-42 पर जा के रुक रही है। एक चीज़ तो अभी तय लग रही है, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन है एनडीए का, तो सरकार लग रहा है कि यही रुझान अगर बदले फाइनल रिजल्ट्स में तो सरकार यही एनडीए की बनेगी, क्योंकि पहले का गठबंधन है और सिंगल लार्जेस्ट भी भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी राहत की यही बात है बीजेपी और एनडीए के लिए। बिल्कुल राजकुमार जी, चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और इस वक्त हमारे साथ कन्नौज से सहयोगी रवि द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक सीटें लाती हुई रुझानों में दिख रही। कन्नौज की बात करें तो वहां पर मतगणना अभी कहां तक पहुंची है? अखिलेश यादव लगातार बढ़त बनाए हुए थे। देखिए, यहाँ कन्नौज लोकसभा में लगभग अभी 50% मतगणना नहीं हो पाई है और अखिलेश यादव ने 4 लाख से अधिक वोट जो है प्राप्त किए हैं, जिसमें उनकी 1,05,000 से अधिक बढ़त बनाए हुए हैं। और नंबर 2 पे यहाँ भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक हैं। नंबर 3 पे बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफन है। हालांकि इनको बहुत कम ही 40,000 के लगभग वोट मिला है और भाजपा उम्मीदवार को 3 लाख से अधिक वोट मिला है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने काफी देर में फैसला किया था कन्नौज सीट से मुकाबला करने का, अभी वो विधानसभा में नेता के तौर पर भी हैं, तो ऐसे में अब जब सुब्रत पाठक की बात कर लें तो उनकी भी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी। तो किस तरह का माहौल आप वहां पर कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं दोनों पक्ष में? एक्चुअली में यहाँ कन्नौज में ये है, अखिलेश यादव जो है यहाँ जब मुख्यमंत्री रहते हुए और यहाँ से सांसद थे,
इस्तीफा दिया था, तो यहाँ से कन्नौज का उनका बहुत जुड़ाव नजदीक का है, तो यहाँ उन्होंने काफी विकास कार्य भी कराए थे। उन विकास कार्यों को जनता भुला नहीं पा रही है, और सांसद ने सुब्रत पाठक ने जो है यहाँ कुछ ऐसा विकास कार्य नहीं करा पाया। उनका कहना भी है कि एक सांसद की तुलना मुख्यमंत्री से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता इन सब चीजों को नहीं समझी और जनता ने जो है अखिलेश यादव के पक्ष में जो है मतदान किया। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच एग्जिट पोल को लेकर भी देश भर में काफी चर्चाएं हुई। अब जब एग्जिट पोल आ रहे हैं तब भी इनकी चर्चा हो रही, लेकिन क्या कुछ कहा है आप सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर, वो अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। पहले तो एग्जिट पोल जिन टीवी चैनल्स ने किया और जिन सर्वे एजेंसियों ने किया, उन लोगों को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके एग्जिट पोल ने सबसे बड़ा हेरफेर शेयर मार्केट के अंदर किया, और जिससे आपने देखा कि शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, कितने लोग खरबपति अरबपति बन गए। दूसरा काम क्या हुआ कि प्रशासन तंत्र को, चुनाव आयोग को और जनता को भ्रमित करने का काम एग्जिट पोल ने किया। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं ये वास्तविकता से कोसों दूर है। तो लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि जो एग्जिट पोल आए हैं, जब एग्जिट पोल आएंगे तो उसमें काफी अंतर होगा। रिजू जी, आपसे समझना चाहेंगे एग्जिट पोल के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से विपक्ष ने अविश्वास जताया, उसके बाद आज जो परिणाम आ रहे हैं वो भी उसी ओर जाते दिख रहे हैं। और साथ ही मैनिफेस्टो की बात भी कर लें, जिस तरह से आरक्षण की बात की गई, राशन योजना की बात की गई, रोजगार की बात की गई, इन सब का कितना असर आप परिणामों में देख रहे हैं, जब रुझान बता रहे हैं कि जनता ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर भी भरोसा कायम किया है। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो उन्होंने कहा कि साहब हम जो है वो 1 लाख देंगे महिलाओं को, और जो महिलाएं एक परिवार के अंदर जो गरीब होंगी उसको हम देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर महिलाओं पे पड़ा है। दूसरा, जब आधा चुनाव निकल गया तो उसके आगे लखनऊ के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़गे ने कहा कि साहब हम जो है वो 10 उसका दुगना जो है अनाज देंगे। तो बड़ा आधा चुनाव निकल गया था, लेकिन उसका भी कहीं ना कुछ असर है। लेकिन संविधान की बात बहुत की गई, महंगाई की बात बताई गई, बेरोजगारी की बात बताई गई, और बताया गया आरक्षण बदल देंगे अगर 400 सीट होगा। तो अब आम जनता किस मुगालते में आ गई, कैसे आ गई, ये अलग बात है। लेकिन आप वोट अगर देखिए तो अभी जो है वो शिवराज चौहान 7,16,646 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान 7,16,640 वोट पाए हैं, और वहीं अमित शाह जी जो है वो 6,74,805 वोट से आगे चल रहे हैं। और वहीं राहुल जो है वो आपके रायबरेली से जो है वो 3,48,548 वोट से आगे चल रहे हैं, और वायनाड में जो है 3,50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री हमारे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, और हमारे प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं देश और दुनिया में, जाहिर सी बात है एक लोकप्रिय लीडर हैं, लेकिन अभी वो 5 लाख से ऊपर तो वोट पाए हैं, लेकिन 1 लाख जो है 50,887 से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल जाहिर तौर पर उठ रहा है। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, हार मिली, शिकस्त मिली, काफ़ी कुछ चुनाव से सीखा, लेकिन हर बार अखिलेश कहते रहे कि वो चुनाव में कुछ सीख रहे हैं। अब वो दिखता हुआ नजर आ रहा, जो पीडीए का फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं कारगर नजर आ रहा है अभी तक के रुझानों में। और बीजेपी से कहाँ पर कमी रह गई इन सारी स्थितियों को समझने में? बिल्कुल शैलेंद्र जी, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी चुनाव अंकगणित नहीं होता है, केमिस्ट्री से होता है। इसके पहले अगर आपने जो बातें कही, 2017 में कांग्रेस से अखिलेश यादव जी ने समझौता किया, असफल रहे। 2019 में बीएसपी के साथ जब समझौता किया तो वो ऐतिहासिक समझौता था। सन 2000 के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी सपा बसपा का एक साथ आना, वो भी असफल रहे। आरएलडी से भी किया था, अगर आपको याद हो, 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका समझौता था, उसका थोड़ा सा फायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा तो नहीं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फायदा, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए और जिस तरह से उन्होंने सभाएं की, तो मुझे जो पहली नज़र में लगता है वो जो संविधान संशोधन की बात थी ना, और जो आरक्षण ख़त्म कर देगी बीजेपी अगर आ गई, 400 पार अगर चला गया, ये बात लोगों को ज़रूर, जो उस आरक्षण से प्रभावित जो वर्ग हैं उनको असर की इस बात ने, और मुझे लगता है कि वो वोट उनकी तरफ गया है। और ये जो कमी, जो मुझे लगता है ये जो 400 पार का नारा था, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर गया।
कार्यकर्ताओं को लगा कि 400 पार तो अपने आप से ही हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, 400 पार तो हम चले ही जाएंगे। और विपक्ष ने ये कह दिया कि अगर 400 पार इनकी सीटें आ गई तो देश का संविधान ही बदल देंगे। तो ये नारा भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना उतना कारगर नहीं रहा और थोड़ा नुकसानदायक ही रहा बीजेपी की तरफ, जो अभी तक हम रिजल्ट देख रहे हैं। और इसके अलावा जो बात मैंने आपसे कही प्रत्याशी चयन को लेकर, अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रत्याशी उन लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने बेहतर दिए थे। इसलिए बेहतर कह सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष में थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 14 में भी चुने गए थे, वही 19 में भी चुने गए थे, तो 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय प्रत्याशियों की भी हो जाती है। और वो एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को मिल रही, सारे दिग्गज पीछे चल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अभी तक अपना बचा के रख रहे हैं अपने को। और अभी आप देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी 1 लाख से 4 लाख के बीच जीते थे, और अभी तक हमको 1 लाख की बढ़त बीजेपी की ओर से सिर्फ प्रधानमंत्री जी की दिख रही है। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का घटा है और इंडिया गठबंधन का बढ़ा है। बिल्कुल। रिजवी जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस की बात हो रही है, पिछले चुनाव में केवल 1 सीट बचाने के लिए बचा पाई थी कांग्रेस, और इस बार राहुल गांधी ने न केवल सीट बदली, अब यहाँ पर परिणाम बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। रुझानों के हिसाब से 7 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से प्रचार किया, ये रिवाइवल लग रहा कांग्रेस में फिर से? देखिए, कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मेहनत की है और उसका असर कहीं ना कहीं कहना होगा कि राहुल ने जो अपनी जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जो निकाली है उसका कहीं ना कहीं उसका एक असर है। और उस असर से अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पैर जमा रही है तो इसमें फिर समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के पास जो वोटर थे उसके वो पहले दलित और मुस्लिम थे। तो दलित चला गया बहुजन समाज के पास और मुस्लिम चला गया सपा के पास, तो ये क्षेत्रीय पार्टियां फिर स्टैंड कर गई। लेकिन अगर कांग्रेस कहीं मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका वोटर जो कांग्रेस का मूल वोटर था वो धीमे धीमे शने शने कहीं इनकी तरफ ना आ जाए। बिल्कुल, ये सारी चीजें थी। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव के शुरुआत में ही इंडिया गठबंधन ने प्रदेश की 79 सीटों पर जीत का दावा किया था, मतलब लक्ष्य बड़ा रख के मैदान में वो गए थे, और अब यहाँ पर अंतर भी बड़ा पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी भी कहती आई है कि सहयोगियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इस बार वो इंडिया गठबंधन करते हुए नजर आई उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन तो बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि दोनों ने दावे किए थे कि हम 80 में से 80 जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था 80 में से 80 जीतेंगे। लेकिन इन चुनावों ने ये भी बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी के नाम पर हम जीत जाएंगे, इसके पहले जीतते रहे हैं, 2014 में भी मोदी जी के नाम पर जीते, 2019 में भी मोदी जी के नाम पर जीते, लेकिन समय बदलता है। तो इस बार भी लगा ये कि मोदी जी के नाम पर ही जीत जाएंगे, तो ये पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ। मोदी जी के नाम पर जो सीटें आ रही वो भी मोदी जी के नाम पर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, उनको संगठन को, उनके संगठन में भी हम इधर बदलाव देख रहे हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो उनके संगठन को भी अब पहले की तरह ही काम करना है उत्तर प्रदेश में, अगर फिर से रिवाइवल करना है। सिर्फ मोदी जी को सब जगह जनसभाएं करने के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए उन्हें अपना चुनाव। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे पास चुनाव परिणामों से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी जीत चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब में। इसके साथ ही यूपी के वीआईपी कैंडिडेट्स में बात कर लें तो संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर से पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद बढ़त बनाए हुए हैं, मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। सुल्तानपुर सीट की बात कर लें तो मेनका गांधी यहां पर अभी पीछे चल रही हैं। इसके साथ ही पूर्वांचल के समीकरणों की बात करें तो भाजपा 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है रुझानों में, जबकि समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम आपको ये पल पल का अपडेट आकाशवाणी लखनऊ पहुंचा रहा है। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, पूर्वांचल की बात कर लें, वेस्टर्न यूपी की बात कर लें, चारों दिशाओं में पूरी सियासी विसात को समझ के इस बार इंडिया गठबंधन मैदान में था, जिसके कारण अब इस तरह के रुझान। बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही इस बार कैलकुलेटिव मूव था अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का। आप पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण यानी बुंदेलखंड और उसके बाद जो तराई का एरिया है पीलीभीत और बरेली, आप उनके कैंडिडेट्स को देखिए।
हम अवध में बैठे हुए हैं। अवध की अगर बात करें तो आप देखिए, लखीमपुर खीरी में उन्होंने वर्मा कैंडिडेट दिए, बाराबंकी में तनुज पूनिया को उतारा, पीलीभीत में भी उन्होंने गंगवार जी हैं उनको टिकट दिया। तो सारे टिकट वितरण इस तरह से किए, घेराबंदी इस तरह से की। हालांकि आरएलडी से बीजेपी का समझौता होने के बाद लग ये रहा था कि पश्चिम में बीजेपी को शायद उतना नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि किसान मूवमेंट के चलते लग रहा था कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। पश्चिम में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती हैं। और मुझे एक चीज़ देखने में लगी कि जैसे जैसे फेज आगे बढ़ रहे थे, इंडिया गठबंधन का प्रभाव बढ़ रहा था, और वो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनमें भी हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिम से पूरब तक आते आते हर क्षेत्र में इन्हें सीटें मिल रही हैं, इनकी सीटें बढ़ रही हैं। जी शैलन जी, बिल्कुल। 2019 में जो नहीं कर पाए थे विपक्ष के दल, आज इस बार 2019 के चुनाव में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे इलाहाबाद की, जहां से हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, इलाहाबाद की बात कर लें, कांग्रेस को ये सीट मिली थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या कुछ वहां पर मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं मतगणना की? जी बिल्कुल, अगर हम इलाहाबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने उज्जवल रमण को उतारा था जो है, और भाजपा से केसीनाथ त्रिपाठी पंथ के उनके लड़के नीरज त्रिपाठी थे मैदान में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इलाहाबाद सीट को मिली तो उसमें उनको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और लगभग यहाँ के उज्जवल रमण कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, लोग 34,000 वोटों से भी आगे चल रहे हैं भाजपा से। बिल्कुल प्रवीण, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। रिजवी सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी तो ये रुझान है, थोड़ी देर के बाद ये फैसले में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इन फैसलों को हम यूपी की राजनीति में भविष्य के तौर पर कैसे संकेत के तौर पे माने? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तरह से जो है वो अब अलग धारा पर चल रही है इस रिजल्ट के बाद से। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को तोड़ा, अपने तरफ मिलाया, और आरएलडी को 2 सीट दिया। आरएलडी दोनों सीट जीत रही है पश्चिम की तरफ। यहाँ पूर्वांचल में जो बिरादरीवादी पार्टी है, जैसे आप समझिए कि निषाद पार्टी है, सुभाषपा पार्टी है राजभर की, जैसे जो है अपना दल एस है, अनुप्रिया की पार्टी, तो ये पूर्वांचल में इनके अच्छे वोट्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे गठबंधन किया, लेकिन आप गठबंधन के बाद देखिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए। अनुप्रिया भी बहुत उसमें है, समझिए रॉबर्ट्स भी दिक्कत में है, और घोसी भी दिक्कत में है। तो ये ओम प्रकाश राजभर को मिलाने से इस गठबंधन में अनुप्रिया पटेल तो पुरानी है, 2014 से इनके साथ गठबंधन में। निषाद पार्टी भी वहाँ से जीत नहीं रही है, संत कबीर नगर से जैसा आ रहा है, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये अब विचारधारा जरा से बदलेगी कि जो बिरादरीवाद की पार्टियां हैं ये सीट को कवर नहीं कर सकती हैं, ये जिता नहीं सकती हैं। दूसरा, हमारे राजकुमार भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस पर मैं आधे सेकंड में बात करके शैलेंद्र जी खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि जो टिकट पुराने कैंडिडेट को दे दिए गए, देखिए ऐसा है जो तीसरी बार उतारे गए हैं, वो समझिए एक तरीके से 15 साल का उनका टेन्योर हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लगा हुआ है तो वो 15 साल फिर इंतजार करे। आप जान लिए जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिल पा रही, उसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही सोच के नहीं निकले कि भाई ऐसा है, जब उन्हीं को दे देना है टिकट तो 15 साल हम इंतजार करेंगे, हम तो बुढ़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने का। बिल्कुल आकलन होगा कि कमी कहां पर रह गई। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं लोकसभा के चुनाव, और मुद्दों की बात कर लें तो महंगाई की बात है, कर लें बेरोजगारी, किसानों की आय के मुद्दे को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से बढ़ाया, तो क्या इन मुद्दों ने जनता को प्रभावित किया? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी की कुछ सीटें आ रही हैं। वो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, जो सीधे किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, सीधे राशन मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो नाकामियाँ थीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखें जो परीक्षाएं हुई हैं, वो पेपर लीक, परीक्षा का बार बार होना, अग्निवीर योजना से भी कुछ लोग नाराज़ थे, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसे बड़े मजबूती से उठाया। तो ये इश्यूज़ थे जिन पर चुनाव हुआ, तो कुछ पर बीजेपी को राहत मिली, कुछ सीटें आई, कुछ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली। और मुझे लगता है इस चुनाव का असर आगे बहुत देखने को मिलेगा, संगठन में भी और सरकार में भी। बिल्कुल, चर्चाओं का दौर लगातार आकाशवाणी पर जारी है, और अगला कार्यक्रम 4:05 पर हमारा प्रसारित होगा, सियासी चौपाल, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहयोगियों के साथ हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। Thank you.